कि आप रुनियाल साहब के साथ जुड़े हुए हैं, आज़ाद इत्तेहाद के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे भी करना है और आपसे भी करना चाहूँगा। सियासत में इतना बदलाव कैसे आ जाता है कि उखड़ाल में एक पीएचसी सेंटर है जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत लगी है और वहाँ पे अभी वो हैंड ओवर भी नहीं हुई है और उसमें दरारें पड़ी हैं, लैंडर में दरारें पड़ी हैं, फाउंडेशन में दरारें पड़ी हैं। और जब रुनियाल साहब जीते नहीं थे, इलेक्शन में नहीं थे, तब वो उसके ख़िलाफ़ थे। उस पर आरटीआई उनके द्वारा लगाई गई, कोर्ट केस तक किया गया। लेकिन जब वही शख्स जिसके द्वारा वो बनाई गई थी, वो शख्स जब उनका समर्थन करता है इलेक्शंस में, उसके बाद वो एकदम से बदलाव कैसे आ जाता है? ये किस तरह की सियासत है? डेवलपमेंट होती मेरी कौम के लिए तो फिर मैं शायद बीजेपी से नहीं निकलता, हरगिज़ नहीं निकलता, क्योंकि लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। देखिए, वी हैव नथिंग टू डू विद 370 और 35 से। इवन कि आप कश्मीर के किसी नौजवान से पूछो, उसको भी इससे कोई लेन देन नहीं है। आपको 2 ही लोग मिलेंगे वहाँ कश्मीर की धरती में। यहाँ तो उनका अपना एक नज़रिया है जो है, चाहे वो एंटी इंडिया है या कुछ भी है, एक वो दूसरा नज़रिया नौजवानों का डेवलपमेंट का है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं शौकत डैंग साहब, जो कि आज़ाद इत्तेहाद से जो हैं डीडीसी इलेक्शन इन्होंने लड़ा था डिस्ट्रिक्ट रामबन से। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपने इलेक्शन कौन से ब्लॉक से लड़ा था? मैंने रामसुए से लड़ा था। रामसुए से जी। तो सर, क्या कारण रहे? आपने पहले एमएलए इलेक्शन भी लड़ा, उसके बाद डीडीसी लड़ा, तो फिर भी मतलब वही चीज़ आपको बार बार देखने को मिल रही है। एक्चुअली पहले तो मुझे ये ख्याल इलेक्शन लड़ने का नहीं था, फिर हम मैदान में आ गए। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह यह है कि शायद मुझे अपनी गलतियां और कोताहियां रही है कहीं। 2 बार मैं लोगों के बीच में इलेक्शन लड़ा हूं, और वो भी असेंबली इलेक्शन। तीसरी बार शायद मुझे अपनी गलतियां रही है, उसी की वजह से आज लोगों ने जो मुझे सज़ा नहीं दी लेकिन एक सबक दिया। तो खैर, भरकैफ ये अल्लाह के फ़ैसले हों और मैं इस फ़ैसले से बड़ा मुतमईन हूँ। शौकत साहब, अगर बात करें हम, जिस तरह से आपका जो एक के बाद एक पार्टी बदलना, वो भी आपके वो फ़ैसले जो आपने किए पार्टी बदलने के, वो क्या ज़ाती मुफाद के लिए आपने पार्टियां चेंज की या लोगों के फ़ायदे के लिए आपने पार्टियां चेंज की? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने मुझसे, तो इसका जवाब देने में मैं शायद बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हो जाऊंगा। असल में मैंने कोई पार्टी बदली ही नहीं। वजह यह है कि जब मैंने 2009 में इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ा था, मैं दूसरे नंबर पे रहा था। उसके बाद लोगों के फ़ैसले को मद्देनज़र रखकर हमने पीडीपी ज्वाइन की थी। फिर पीडीपी में एट द 11th आवर जब मैंडेट चेंज हुआ तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था इलेक्शन लड़ने के लिए। तो फिर हमने उस वक़्त लोगों के इसरार पर ही हमने बीजेपी को ज्वाइन किया था। अदरवाइज़ आई वाज नॉट कंटेंट टू ज्वाइन हैंड्स विद बीजेपी। लेकिन वो उस वक़्त मजबूरी थी, वक्त का वो तकाजा था कि हम उस वक़्त बीजेपी से इलेक्शन लड़े, और हमने लड़ा। उसके बाद हम बहुत देर तक, तकरीबन 1-2 साल तक लोगों के बीच में रहे। तो वो इसलिए रहे कि ज़रा हमें सरकार बीजेपी की है, जम्मू कश्मीर के अंदर काम कितना होगा। खैर, जितना करना था उतना तो नहीं हुआ, वो तो सबको मालूम है। लेकिन किसी हद तक मेरी नील के अंदर जो भी थोड़ा बहुत काम हुआ है वो उसी दौर में हुआ है। उसके बाद जब हमारे ख़यालात नहीं मिले, क्योंकि आप अगर किसी जगह पर है तो उस जगह पर आप किसी पार्टी के साथ आप है, आप उसके विजन और नज़रिए के साथ है। लेकिन जब वो नज़रिया ही मुझे अच्छा नहीं लगा तो आई क्विट द पार्टी। फिर उसके बाद रुनियाल साहब ने भी पीडीपी में रहकर इलेक्शन लड़ा था उस वक़्त, और हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था। तो फिर हमने ये सोचा कि अगर हम हमेशा इस एरिया से अगर 2 आदमी इलेक्शन लड़ेंगे तो तीसरा जो है वो फ़ायदा ले लेता है। फिर हमने एक आज़ाद इत्तेहाद नाम का एक ग्रुप बनाया है। तो उसमें रुनियाल साहब, मैं, उसमें अब इलियास बनाली साहब भी है, फयाज साहब है, उसमें बड़े लोग और भी है जिन्होंने वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया है। कुछ जीते तो कोई हारा, लेकिन वो तमाम आज़ाद इत्तेहाद के ग्रुप में शामिल है। तो अब जो हमारा आगे जो हमारा सिनेरियो एक नया बनेगा वो यही बनेगा कि हम आज़ाद इत्तेहाद में ही है, और हम तमाम कैंडिडेट जितने भी, कोई जीता है कोई हारा है, हमने मिलकर एक स्ट्रेटजी बनानी है। और शायद आने वाले वक्त में तहसील बानी हाल से आज़ाद इत्तेहाद से एक ही कैंडिडेट उतरेगा जो वक्त के हुक्मरानों का डट के मुकाबला करेगा। शौकत साहब, अगर बात करें हम, जब आप पीडीपी से क्विट करके बीजेपी में गए, वो एक उस गलती का आपका एहसास होता कि वो एक आपकी गलती थी कि आपने बीजेपी ज्वाइन की? आप आज़ाद भी लड़ सकते थे। नहीं, उस वक़्त एक्चुअली आज़ाद लड़ने की पोजीशन में हम नहीं थे। ये एक हकीकत है। देखिए, हमारे पास टाइम टोटल 7 या 8 दिन रहे थे। 8 दिन में आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से हम अपना फ्रेमवर्क तो बना नहीं सकते थे, क्योंकि जब आप आज़ाद लड़ोगे तो इट मीन्स दैट सब कुछ आपने करना है।
आपने पैसों का अरेंज भी उस वक्त खुद ही करना है, सारा कुछ करना है। तो उस वक्त ज़रूरी था हमें किसी पार्टी का सहारा, क्योंकि हमें एट दैट टाइम वी वर बिट्रेड एक ऐसी पार्टी के साथ जहां मुफ्ती साहब ने बार बार उस वक्त ऐलान किया था कि आप कैंडिडेट होंगे। खैर भर के अब जो हुआ सो हुआ लास्ट पे, लेकिन उस वक्त ये लोगों, उसको मेरा पर्सनल डिसीजन नहीं था। मैंने जब भी डिसीजन लिया है मैंने अपनी कौम से फैसला करके डिसीजन लिया है, और वो डिसीजन हमने इसलिए लिया था क्योंकि उस वक्त बीजेपी का एक नारा था, सबका साथ और सबका विकास। सारे लोग उसी के साथ जाना चाहते थे। लेकिन जब मुझे लगा कि शायद यहाँ पे ये खोखले नारे हैं, ग्राउंड लेवल पे इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, तो उस वक्त फिर मैंने लोगों से फिर फैसला किया कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा भाई पहले आपको बीजेपी को छोड़ देना चाहिए। बीजेपी को छोड़ के हम आए, फिर हमारा और आज़ाद इसका रुनियाल साहब का एक अलाइंस हुआ है। आजकल हम उसी अलाइंस में हैं। अब देखते हैं कि आने वाला वक्त जो है हमें कहाँ की तरफ लेता है। शौकत साहब, जिनके अगेंस्ट आपने इलेक्शन लड़ा उन्हीं के साथ अब आज़ाद इत्तेहाद में आप हैं, जिनके ख़िलाफ़ आपने इलेक्शंस में जो स्पीचेस की उन्हीं के साथ में आप अभी जुड़े हुए हैं। क्या तब वो समय सही था जब आप उनके खिलाफ़ बोला करते थे, या ये समय सही है जब आप उनके साथ में चल रहे हैं? देखिए, आपका कहना बहुत अच्छा है, दोनों समय ठीक थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ। वो इसलिए है कि उस वक़्त एक तो हम जज्बात के धारे में बह गए थे, दूसरा हमारे साथ कहीं ना कहीं गलत हो गया था। और जब आपके साथ गलत होगा, आप किसी पार्टी में रहकर आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और लास्ट पे आपको डिमेंट और धोखा देते हैं, तो आप उस वक़्त ये नहीं देखते हैं कि मुझे जीतना है या हारना है। आपने अपनी गैरत को, अगर आपकी गैरत का नीलाम किया जा रहा था उस वक़्त, तो आपने अपनी उस ईमान का तकाजा यही था कि उस वक़्त भी आपने अपनी ताकत का जो है, अपनी ताकत का सबूत दे दिया उस पार्टी को कि भाई पार्टी में रहकर ही इलेक्शन नहीं लड़ा जाता है। बेशक मैं वहाँ से निकला, बीजेपी में रहा, लेकिन बीजेपी में रहकर भी लोगों ने इतना साथ दिया कि वो जम्मू कश्मीर में शौकत डेंग ही पहला कैंडिडेट था जिसने सबसे ज़्यादा वोट उस वक्त बीजेपी में रहकर लिए थे। अब रही बात कि उस वक्त आप एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे, वो तो बोलना पड़ता है, वो सियासत है। उसके बाद जब हमने ये देखा कि तहसील बानीहाल के अंदर अरसाई दराज से एक ऐसा लीडर हम पे काबिज हो चुका है, वन हु इज़ द मोस्ट करप्टेड सोल। मैं तो ये डंके की चोट से कहता हूँ, बेशक उसमें हज़ार खासियतें भी हो सकती है, लेकिन करप्शन के मामले में उसका जो रिकॉर्ड है उसको कभी न मिटाया जाएगा न कभी धोया जाएगा। उनको तो बड़े सारे लोग किंग ऑफ डेवलपमेंट बताते हैं। जनाब, किंग ऑफ डेवलपमेंट एक नारा वो किन लोगों का है? वो तो वही लोग हैं ना, वो तो मंजूर नज़र लोग हैं जिनको काम मिले हैं। दे आर द पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ दैट सोल। वो तो सीधी सी बात। आप मुझे ये बताइए, आप इस वक्त एक आप लोगों की आवाज़ है, लोगों के दिलों की आवाज़ है। आप जब मेरे तहसील बानीहाल का दौरा करेंगे तो आपको खुद ब खुद डिफरेंस लगेगा। चमलवास से लेके नवगाम तक, चमलवास से लेके परिस्तान तक, खड़ी से लेके मुहू तक, चमलवास से लेके नील तक, जब आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो आपको खुद लगेगा देयर लाइज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द एरियाज़। उसने कहाँ पे डेवलपमेंट की है वो भी दिखेगा, उसने कितने एरिया को नज़रअंदाज किया है, दैट इज़ राइटिंग्स ऑन वॉल, और वो आपको ग्राउंड लेवल पे दिखेगा। इसलिए ये किंग ऑफ डेवलपमेंट जो है वो तो वो लोग दे रहे हैं जो उसके बगल में बैठे हुए हैं। एक आम आदमी से पूछिए आप। बदकिस्मती ये है कि शायद हमारी वजह से, देखिए, जब मैं और रुनियाल साहब आपस में लड़ पड़े और सियासत के मैदान में हम दोनों ने इलेक्शन लड़ा तो तीसरा फ़ायदा ले गया। उससे पहले मौलाना साहब और मैं जब इलेक्शन लड़े तो तीसरा फ़ायदा ले गया। लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी हम खोना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे आज़ाद इत्तेहाद में बड़े लोग इंशाल्लाह आने वाले भी है भी। हम तमामों ने मिलकर एक ही डिसीजन लेना है कि भाई हमने एक आदमी को उठाना है और उसकी सपोर्ट करनी है ताकि लोगों को आने वाले वक्त में अदल व इंसाफ मिल सके। नज़रअंदाज कौन कौन से एरियाज़ हुए? सर, मुझे लगता है अगर आप ये सवाल करें कि यहाँ किस एरिया को नज़रअंदाज नहीं किया गया, बता रहे ना कुछ एरियाज़ नज़र, कुछ एरिया नहीं जनाब, तकरीबन मैं ये बताऊंगा आप, ये चमलवास नील बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया, पोगल परिस्तान नज़रअंदाज किया गया, मुहू मगिद खड़ी नज़रअंदाज किया गया। इवन आप बानीहाल के 4 किलोमीटर ऊपर गाँव में चले जाए, आप वहाँ की रोडों की खस्ता हालत देखिए ना, वहाँ आप बिजली का तरसीली निज़ाम देखिए ना। द मैन हु हैज़ रिमेन्ड द मिनिस्टर, जो PDD का मिनिस्टर रह चुका है, आज रोडों पे आके वो कबड्डी खेलता है और लोगों को कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए कबड्डी खेलता हूँ। बट व्हाट ही हैज़ डन व्हेन ही वाज इन पावर, उसने किया क्या जो पावर में था? और दूसरी बात ये, उसको पोर्टफोलियो भी वही मिला था, निज़ाम
जो बिजली का था उसी के हाथ में था ना। तो उसके बाद अगर वो शख्स आज रोडों पे आता है और पीडीडी के खिलाफ आवाज़ देता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने कितनी डेवलपमेंट की हो। इस बात ये तो यहाँ है। तो इसलिए ये अगर आप ये कहें कि कहाँ पर काम नहीं हुआ है तो ये एक लंबी लिस्ट है जनाब, जो हम आपको देंगे तो बहुत बड़ा टाइम लगेगा हमें। सिर्फ मंजूर नज़र चंद एरियाज़ है जहाँ पे उसने कंसंट्रेट किया है, वो अपना एरिया है उसको। और इस वक्त भी अगर आप तहसील बानीहाल के टाउन एरिया में जाएंगे आपको आज भी वहाँ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा। आज भी आपको वहाँ कुछ ऐसी टाउन एरिया की ज़मीनें मिलेंगी जहाँ पर इन गुंडों का कब्ज़ा है, जो उन्होंने कब्ज़े में लिया है, जो आपस में लड़ते हैं। खैर उस बहस में हमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यह है कि हमारी एक ही सोच है, आने वाले नौजवान को हम यही बोलते हैं कि वाकई अगर आपने इफ़ यू वांट टू हैव अ चेंज तो उस चेंज को लाने के लिए आपको कुर्बानी देनी होगी। नई सुबह का आगाज़ करना है तो शायद नई सूरज की किरणें मिलने को मिलेंगी, हमें यही उम्मीद है। और इसी सिलसिले में हम सियासत के मैदान में हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। तब तक रहेंगे जब तक सोसाइटी में ऐसे लोग, करप्टेड लोग मौजूद रहेंगे। हम हारते रहें बेशक, लेकिन हम सच का साथ देंगे और इनके खिलाफ हमारी जो है वी विल वैग अ वार ऑफ जस्टिस अगेंस्ट इनजस्टिस। यह हमारा फिर डिटर्मिनेशन है और इस पे हम रमा दवा है। सर, करप्शन की बात की आपने और रुनियाल साहब की अगर हम बात करें तो रुनियाल साहब के बारे में आपके क्या विचार हैं? अगर हम तब पुरानी बात करते तब आपने बताया कि सियासत थी, अब आप इकट्ठे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, तो अब किस तरह से वो सियासत अपना जो सियासत कर रहे हैं वो करप्शन के ख़िलाफ़ जो मिल के एक सियासत की जा रही है? देखिए, जहाँ तक रुनियाल साहब की ज़ात का ताल्लुक़ है, मैं यहाँ कोई मुबालगा आराई से काम नहीं ले रहा हूँ। आई एम नॉट एक्सटोलिंग दैट सोल हियर। सच है। जब मैं इससे मिला उससे पहले मुझे भी लगा था एक ब्यूरोक्रेट रहा है, फैक्ट है। ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, नो डाउट। बिल्कुल, ही इज़ अ स्टेटस मैन, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप किसी के नज़दीक करीब जाओगे तो आपको उसकी शख्सियत का अंदाज़ा हो जाता है। देखिए, रुनियाल साहब इज़ नॉट अ मैन ऑफ ट्रिक्स। वो ट्रिक्स वो जानता ही नहीं है जो बाकी लोग जानते हैं। वो एक सीधा साधा आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, सच बोलने वाला इंसान है। और आज के दौर में देखिए, उसने हमने एक कौम का सासा खोया उसके लड़के की शक्ल में। बिल्कुल। जो एक डॉक्टर था, वो हमारी बहनों से पहाड़ पे रहने वाली बहन से पूछो कि जब तक वो वहाँ पे ड्यूटी था क्या आपको कभी वहाँ पे तकलीफ़ आई? लेकिन अनफॉर्चुनेट यह है कि शायद हम लोग समझ नहीं पाते हैं जब तक इंसान ज़िंदा होता है। वो बेचारा वो भी खो गया, सब कुछ खो गया। अब लोग क्या कहते हैं, रुनियाल साहब को एक एवराइस है, एक वो लालच है कुर्सी में आने की। अब जिस आदमी ने ऑलरेडी बहुत बड़ी पोस्ट इंजॉय की है, जो एमएलए और मिनिस्टर से बहुत बड़ी है, अगर आज के मैदान में वो सियासत के मैदान में है, ही वांट टू सर्व द पीपल राइट। एक चीज़ और, जो जिस तरह से वो हर इंटरव्यू में बताते हैं ना कि मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट कोई नहीं है, उससे भी लोगों में एक शक जाता है कि हाँ ये शायद लालच कर रहे हैं कुर्सी की। देखिए, असल में है, मैंने आपको पहले कहा कि ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ ऑनेस्ट मैन। क्या रुनियाल साहब को तो ये भी समझ आ जाएगी, ऐसा कहने से शायद लोगों के बीच में नुकसान हो जाएगा, लेकिन सच है जनाब। हाँ, रुनियाल साहब अगर ये कह रहा है, रुनियाल से लोग बोलने चाहिए ना। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर रुनियाल साहब ये कह रहा है कि पढ़े लिखे और भी है, वो बात नहीं है रुनियाल साहब, लेकिन तजुर्बाकार रुनियाल साहब के बगैर तहसील बानीहाल के अंदर कोई नहीं है। सेक्रेटरीट में रहकर जिसने इतनी बड़ी पोस्ट इंजॉय की हो तो आप ऑटोमेटिकली जानते हैं, जिसने 30 साल सेक्रेटरीट के अंदर गुजारा हो, ही इज़ द मैन ऑफ एक्सपीरियंस। शौकत कांट क्लेम इन कंपैरिजन टू दैट मैन। ठीक है, मैं उससे क्वालिफाइड हो सकता हूँ, मैं पीएचडी भी हूँ, शायद आने वाला दूसरा आदमी उसने पता नहीं कितनी लैंग्वेज में पीएचडी किया होगा। तालीम एक अलग चीज़ है, लेकिन तजुर्बा जो है ना, तजुर्बा एक अलग चीज़ है। तालीम के तेज़ाब में डाल अपनी खुदी को, जब ये हो जाए मलाइम तो फिर जिधर चाहे उधर फेर। तो ये तो सीधी सी बात है, उसने उस तालीम को तेज़ाब में डाला है, तजुर्बा किया है। और तजुर्बे के साथ अगर हम उसको कंपेयर अपने आप के साथ करें तो मुझे लगता है कि शायद हम गलत है, क्योंकि तजुर्बा उसके पास है और उस तजुर्बे का हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तालीम के लिहाज से शायद और भी हो सकते हैं, लेकिन तजुर्बे के लिहाज से जो वो बात कर रहा है दैट इज़ एविडेंट। शौकत साहब, डेवलपमेंट के नज़रिए से अगर हम देखें, जिस तरह से 370 और 35 से तोड़ा गया था, तो कहा यह गया था कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की जाएगी, करप्शन जड़ से उखाड़ दी जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जो है वो बेरोज़गार युवाओं को दी जाएगी।
मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करूंगा। कहाँ पे देखते हैं आप डेवलपमेंट के नाम पे, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, कहाँ पे देखते हैं अभी? देखिए, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बैक स्टेज पे लूँगा। असल में जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी तो हमारा एक और नज़रिया था कि शायद जब मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, मैंने हिंदुस्तान की तारीख़ पढ़ी है, तो हिंदुस्तान की तारीख़ में मुझे अभी जो गोल्डन पीरियड था वो पंडित नेहरू का था, उसके बाद आप आइए लाल बहादुर शास्त्री का, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का। सबसे डार्केस्ट पीरियड जो मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री जो मैं प्रोफेस करता हूँ और मैं कंसिडर करता हूँ, वो मुझे इंदिरा गांधी का और आज का दौर लगता है। द डार्केस्ट पीरियड दैट आई हैव एवर सीन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। रही बात आप जम्मू कश्मीर की बात करें, मैं तो जम्मू कश्मीर की सरकार का एक हिस्सा रहा हूँ। जब मेरी ख्वाहिशातों पे शब्बे खून मारा गया है तो दूसरा आदमी कैसे ये एडमिट करे कि यहाँ गोल्डन पीरियड, यहाँ जी डेवलपमेंट है। अगर वाकई कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होती मेरी कौम के लिए तो फिर मैं शायद बीजेपी से नहीं निकलता, हरगिज़ नहीं निकलता, क्योंकि लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। देखिए, वी हैव नथिंग टू डू विद 370 एंड 35 से। इवन कि आप कश्मीर के किसी नौजवान से पूछो, उसको भी इससे कोई लेन देन नहीं है। आपको दो ही लोग मिलेंगे वहाँ कश्मीर की धरती में, या तो उनका अपना एक नज़रिया है जो है, चाहे वो एंटी इंडिया है या कुछ भी है, एक वो, दूसरा नज़रिया नौजवानों का डेवलपमेंट का है। लोगों को एक सोच थी कि सबका साथ सबका विकास है। शायद इन्होंने जो दावे किए कि दफ़ा 370 टूटने के बाद यहाँ इंडस्ट्रियल एक इनकलाब आएगा, वो तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, कहीं पर कुछ भी नहीं है और दूर दूर तक कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। लिहाजा आप देखते हैं, इसके लिए नौजवानों को सामने आना पड़ेगा, उनको अच्छे लोगों का इंतखाब करना पड़ेगा, खुद पहले उनको बदलना है। जब वो खुद बदलेंगे तो फिर बात सीधी सी है कि जब वो खुद बदलेंगे तो फिर हालात भी बदलेंगे, जब हालात बदलेंगे तो डेवलपमेंट का दौर भी आएगा। शौकत साहब, एक सवाल, क्योंकि आप रुनियाल साहब के साथ जुड़े हुए हैं, आज़ाद इत्तेहाद के साथ जुड़े हुए हैं, मैंने उनसे भी करना है और आपसे भी करना चाहूँगा। सियासत में इतना बदलाव कैसे आ जाता है कि उखड़ाल में एक PSC सेंटर है जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत लगी है और वहाँ पे अभी वो हैंड ओवर भी नहीं हुई है और उसमें दरारें पड़ी हैं, लैंडर में दरारें पड़ी हैं, फाउंडेशन में दरारें पड़ी हैं। और जब रुनियाल साहब जीते नहीं थे, इलेक्शन में नहीं थे, तब वो उसके ख़िलाफ़ थे, उस पर RTI उनके द्वारा लगाई गई, कोर्ट केस तक किया गया। लेकिन जब वही शख्स जिसके द्वारा वो बनाई गई थी, वो शख्स जब उनका समर्थन करता है इलेक्शंस में, उसके बाद वो एकदम से बदलाव कैसे आ जाता है? ये किस तरह की सियासत है? देखिए, आपने PSU उखड़ाल की बात की, शायद आप ठेकेदार निरंजन साहब की बात कर रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे कोई इल्म नहीं है इसके बारे में कि हुआ क्या है वहाँ पर, या वो बिल्डिंग कब बनी है, वो क्रैक हुई है, उस पे काम कितना हुआ है, रॉ मटेरियल लगा है। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ मुझे मालूम है ही नहीं, तो हाउ कैन आई? पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। नहीं, ये तो मैंने आपकी मीडिया के थ्रू, आपने एक आवाज़ उठाई थी, उसके थ्रू तो मैंने ये जाना है कि भाई कहीं पे कुछ हुआ है, लेकिन मुझे उसके बारे, जब मैं गया ही नहीं, वहाँ पे देखा नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस सिलसिले में मैंने, अगर वहाँ पर मेरा विज़िट होगा, मैं देखूँगा कहाँ पर क्या हुआ है। अगर वाकई ये फैक्ट है तो मैं कहता हूँ कंग्रेट्स आपको कि आपने आवाज़ दी है, अगर वाकई ऐसा हुआ है। क्योंकि अगर आप जैसे लोग सामने आएंगे ना, तो वाकई ग्राउंड लेवल पर फिर काम बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप भी आवाज़ नहीं देंगे तो फिर कोई कहीं पे काम करने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ तक उस ठेकेदार का ताल्लुक़ है, जिस तरह उसकी और भी पहले बिल्डिंगें थी, मुझे कभी कहीं पर शिकायत नहीं आई है। लेकिन आप तो बेटर मुझसे जानते हो, आपका तो कैमरा है, मैं तो इस वक्त अगर उसकी तारीफ़ भी गलत कर दूं तो शायद आपका कैमरा तो मुझे सामने लाएगा, भाई आपने गलत तारीफ़ की है। बिल्कुल, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, वीडियो झूठ नहीं बोलती है, जो वहाँ पे दिखा है वो हमने दिखाया है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा है तो इस पे नज़रसानी की जाए। अगर रुनियाल साहब ने इस सिलसिले में कोई मतलब उसके जो सेइंग्स है, जो उसके बयानात है, अगर वो मुज्जाद है, तो मुझे लगता है वो बेहतर आपको जवाब दे सकता है इस सिलसिले में। शौकत साहब, करप्शन की आपने बात की, करप्शन जो है रामबन में कहीं ना कहीं पीक पे दिखती है। कोविड के दौरान भी वहाँ के करप्शन जो है पीक पे दिखी, हर मामले में वहाँ पे करप्शन ही करप्शन है। कोविड, अब पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी जो है कोविड टेस्ट जो है नहीं हो रहे हैं, ऑफिस सब खुले हैं, लेकिन DC रामबन के बाहर जो है, क्योंकि मिनी सेक्रेटरीट है, सारे दफ्तर उसी गेट के अंदर आते, वहाँ पे वो जो कोविड टेस्ट हैं वो भी हो रहे हैं।
कहीं ना कहीं करप्शन वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रामबन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्या आप इसको चीज़ को मानते हैं? देखिए, रिलेटेड टू कोविड मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि करप्शन हुई है रिलेटेड टू कोविड, क्योंकि ये शायद अंदर डिपार्टमेंट वाले ही बेहतर जानते हैं। लेकिन जब आप करप्शन की बात करेंगे विद इन स्टेट की और स्पेशल हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट की, जनाब अगर कोई आपको ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट रामबन में करप्शन नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसकी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है, उसकी आंखों पर जो है ना वो तासुब की ऐनक पहनी हुई है उसने, या तो फिर वो बेचारा डर के मारे कहेगा नहीं। सच तो ये है, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इट सेल्फ साउंड्स अ लॉट। करप्शन तो इतनी है जिसको बयान करना लफ्ज़ों में बहुत मुश्किल है। अब सवाल पैदा होता है कि करप्शन कौन करता है। जनाब मैं आपको एक बात कहूँ, जब आप डिपार्टमेंट में जाओगे, आप सबसे पहले आप अगर नरेगा की बात शुरू कर दें, आप अगर बीडीओ की बात करें, आप अगर तहसीलदार बैठे हुए हैं उनकी बात करें, लेकिन आपको एक चीज़ सोचना होगा। मैं परसों मुझे खुद शिकायतें मौसूल हुई, तो अप्रोच टू बीडीओ साहब, तहसीलदार साहब, उनकी नोटिस में जब मैंने ये चीज़ लाई तो बिलीव मी, यकीन मानना, वो वजह ऐसी थी कि एक पंचायत का मोहम्मद यूसुफ भट्ट साहब है, उसका मकान जो है बहुत पहले आया है सर्वे में, वो पैसा दूसरी पंचायत का एक शख्स है उसके अकाउंट में चला गया। एक बार चले गया, उसने आवाज़ उठाई, तो बाद में गए डिपार्टमेंट के पास, उन्होंने कहा भाई अब अकाउंट नंबर भी हम ठीक करेंगे, नाम भी करेंगे। फिर दूसरी बार दोबारा पैसा उधर ही गया। उस बंदे ने फिर शायद डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ एक्शन किया, कोर्ट में किया, लेकिन काम नहीं बना। जब परसों मैंने बीडीओ साहब की नज़र में ये चीज़ लाई उसकी नोटिस में, तो यकीन मानिए उसने उस लड़के को बुलाया है और बताया है डिपार्टमेंट वालों को कि भाई आपकी तनख्वाह से पैसा कटेगा और इस शख्स के मकान पे लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके नाम पर आया ही गया कहाँ? क्योंकि जो कुछ भी हुआ दैट इज़ बाय डिंट ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ दैट कलरक। अब सवाल ये पैदा होता है, बीडीओ साहब हो, तहसीलदार साहब हो या कोई और साहब, वन हु बिलोंग्स टू स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी, जो हायर इंस्टीट्यूशन से आया है, उसके बारे में तो मैं ये कभी नहीं कह सकता हूँ कि चाहे वो कोई भी हो। आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हो, ऐसे भी मीडिया वाले हैं जनाब जो मुझे बुलाते थे, शायद मेरा वही स्टेटमेंट आगे रिकॉर्ड करते थे जो नहीं करना था, जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता था, जो देना था वो नहीं देते थे। वजह क्या है? यहाँ भी वही वजह है जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, लेकिन शायद आई वॉज आउट ऑफ पॉकेट, तो दैट इज़ वाई कि मेरे वो बयानात अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए। यही वजह है, जब आप तहसीलदार से मिलेंगे, बीडीओ से मिलेंगे, वो लोग मामूली शख्सियत के मालिक नहीं हैं, वो ऊंचे किरदार के मालिक हैं। उन पे आंखें बंद करके इल्ज़ाम लगाना, मैं कहता हूँ ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। हाँ, देखना यह है कि ग्राउंड लेवल पे कौन कर रहा है। जो हमारे पंच और सरपंच बने हुए हैं उसमें तो मेरा भाई भी होगा, चाचा भी होगा, मामा भी होगा। ये देखना है, जैसे लोगों ने उधर आवाज़ें उठाई कि जनाब हमारे पास मकान आए हैं, हमें 20-20 हज़ार रुपया लेते हैं। मैंने लोगों को कहा, आ जाओ, अगर किसी ने आपसे पैसा लिया है आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, मैं करूँगा ये काम। बोला तो सब ने, लेकिन जब वो आने का वक्त आया मेरे साथ आने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि मुझे शायद बीडीओ साहब ने ये कहा था कि आप उनको लाइए सामने, हम एक्शन लेंगे। वो मेरे घर आए कि हमसे पैसा लिया गया, जब जाने की बात आई वो लोग मेरे साथ नहीं आए। कहीं ये डील जो है ना, दे आर स्ट्राइकिंग द डील टू ईच अदर, जो है वो उनकी कंसेंट से होता है। मतलब लिया जाता है या नहीं लिया जाता है? जनाब हर हाल में लिया जाता है, बट हु विल बेल द कैट? इसके खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा? इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले आप हो, जो अनडांटेड फिगर्स है, जो कौम की एक बहुत बड़ी आवाज़ है। आपको इसको मालूम है कि लोगों के अरमान जो है ना, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा वाबस्ता मीडिया के साथ है, लीडरों के साथ नहीं है। लीडरों ने शब्बे खून मारा है कौम के अरमानों पर। आज वो सबसे बड़ी आवाज़, दबी हुई आवाज़ को बाहर निकालने में वो सबसे बड़े, अगर उनके वो अरमान, उमंगें, ख्वाहिशात वाबस्ता है, वो आप लोगों से हैं। जो आप इस वक्त काम कर सकते वो हम नहीं करेंगे। हमारी आवाज़ देने से शायद हमें ख़रीदा जा सकता है, लेकिन मीडिया, जिस दिन मीडिया बिक गया तो समझो हिंदुस्तान में सब कुछ बिक गया। जब तक मीडिया यहाँ हिंदुस्तान में, जब तक दो चीज़ें ज़िंदा रहेंगी, याद रखना मेरी बात, जब तक हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जब तक है, तब तक गरीब यहाँ सर उठा कर जिएगा। जब तक आप मीडिया यहाँ करप्शन के खिलाफ बोलेंगे, तब तक यहाँ ऑफिसर डरते रहेंगे। लिहाजा हम प्रे करेंगे कि हिंदुस्तान का कानून
और मीडिया जब तक यहाँ पे लोगों का सहारा बनेंगे तब तक ये गरीब जो है सर उठा के जिएगा। शौकत साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कारण रहे कि बार बार जो इलेक्शंस में हिस्सा लेने के बावजूद भी लोगों का भरोसा जो है वो पूरी तरह से आप पे नहीं लोग कर पाए, क्या कारण मानते हैं इसको? एक बात बताऊं मैं, देखिए, शिकस्त व फतेह वाले नसीबों से है मीर, मगर दिल नातवा ने मुकाबला बड़ा खूब किया। असल में मैं यहाँ लोगों पे इल्ज़ाम दे ही नहीं सकता हूँ। मैंने आपको पहले का ही इल्ज़ाम मैंने अपने सर लिया है। 2009 में मैंने इलेक्शन लड़ा एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। गलतियाँ आपकी खुद की भी रही होंगी। मैं वही बताने जा रहा हूँ। मैं एट दैट टाइम आई वाज द स्टूडेंट ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी। आई प्लंज इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। आई टाइड ऑल ग्रेट लीडर्स इनटू नॉट्स। उस वक्त की बात है। आज़ाद साहब एक साइड थे, मुफ्ती सईद साहब थे, फारूक अब्दुल्ला थे और मैं दूसरे नंबर पे रहा था। बिल्कुल। उस वक्त विकार रसूल साहब हादसाती तौर पे जीत गए थे। जो शख्स लोगों के बीच में गया ही नहीं था वो कैसे जीता? आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन दैट फ्यूटाइल डिस्कशन। लेकिन एक चीज़ है, वो हादसाती तौर पर उस वक्त MLA बने थे। तो लोगों ने मुझ पर भरोसा किया था, हालांकि मैं बच्चा था। उसके बाद बीजेपी में जाकर मुसलमानों से इतनी एक्सपेक्टेशन, मेरी नील के अंदर बीजेपी के नाम पे झंडा तो दूर की बात है, एजेंट नहीं बनता था, लेकिन लोगों ने इतना भरोसा किया मुझ पे। जहां वो 2000 वोट लेते थे वहां 10,000 लिया हमने विद इन 7 डेज़। उसके बाद रहा, अगर आप बात करें, आप जब इंशाल्लाह मुझे यकीन है आप नील आओगे, जब नील की सरजमीन में आओगे आपको पता है कि एक रोड हमारा ही वगल टू नील है। वो 50 साल तक सियासी ताब का शिकार हुआ। क्यों? क्योंकि वक्त का हुक्मरान चाहता था जिस दिन ये रोड वहाँ से जाएगा तो बनाल की मार्केट ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम मकान का टीन देने के लिए, मकान बनाते हैं तो कील लाने के लिए सारा बनाल से लाते थे। आज जिस दिन सुनील शर्मा वहाँ इनाग्रेशन के लिए आया, उस रोड पे गाड़ियाँ चलने लगी। आज मेरी नील के अंदर डायरेक्ट जम्मू से गाड़ी निकलती है और नील के अंदर मार्केटिंग बन रही है। वो काम किया है, नील के लोग मेरे साथ आए हैं, वो काम किया है। कुछ काम हुए हैं बीजेपी में रहकर, लेकिन जो होने थे वो हुए नहीं। जैसे चमलवासनी रोड है, 70 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, शायद आप कभी नहीं आए हैं। इतना ज़बरदस्त रोड है, इतनी वो ब्यूटीफुल सीन्स है वहाँ पे, लेकिन अफसोस यह है कि हमें नज़रअंदाज किया गया। उसको कहते हैं विच हंट मूवमेंट। जो वक्त के हुक्मरान है ना, दे वर द पाइनर्स ऑफ अ विच हंट मूवमेंट। वो सियासी ताब के वो वहाँ पे थे, वो लीडरान। असल में 50 साल से हमको वहाँ पे दबाया गया है। आपने कहा कि आप हारे क्यों? कहीं न कहीं शायद लोगों की ख्वाहिशात का मैं एहतराम कर नहीं सका, ये नंबर 1। और नंबर 2, हाँ ये बात ज़रूर है कि आज शायद मैं सियासत के मैदान में नहीं आता, लेकिन जो शख्स वहाँ पे था, जो वहाँ से जीत के आया है, उसकी मेंटलिटी को देखकर मैं आया। मैंने कहा अगर ऐसे शख्स को बना दिया जाए तो शायद कौम का बेड़ा गर्क होगा। वो कितने हाई स्टेटस का है, यू आर वेल नोन अबाउट दैट। बस मेरा वो है ना, बस सियासत से फ़क्त मेरा ताल्लुक़ कितना है कि कोई कम ज़र्फ़ इंसान मेरे शहर का सुल्तान न बने। वो तो फिर भी जीत गए। अल्लाह के फ़ैसले, वत्तुइज़्ज़ु मन तशा वत्तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ने शायद कहा कि तेरी सोच गलत थी शौकत डेंग, जिसको मैं बनाने पे आता हूँ बना लेता हूँ। उस शख्स ने वैसे 20-25 साल से वो बकवास करता रहा, लोगों के बीच में गया, दौड़ा, और मुझे लगता है कि शौकत डेंग से ज़्यादा दौड़ा। अब रही एक मेंटलिटी लोगों की बन गई शायद कि शौकत डेंग को हम सबक सिखाएंगे, क्योंकि 2 बार इसने इलेक्शन जीता है, शायद कुछ कर नहीं पाया। लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि उनके ख्वाहिशात जो है मंजिल आम पर आए और वो शख्स मुझसे ज़्यादा काम करे जो मैंने किए हैं। वो भी वक्त के साथ मैं लोगों के सामने गिनूंगा। अब वो कितना करता है वो भी देखा जाएगा। तो अल्लाह करे कि वो इंसान जो है ना, वो अक्ल सलीम का सहारा ले और लोगों के बीच में रहे और उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करे, वरना कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती। चलें, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ शौकत डेंग साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट रामबन से पॉलिटिकल लीडर हैं। काफ़ी बार इन्होंने इलेक्शन भी लड़े और DDC इलेक्शंस का भी ये हिस्सा रहे और हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे और अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं फातिमा डेंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।